कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे जो गैर संवैधानिक। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देश भर में जारी विरोध के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई कई अहम और सर्वसम्मत सिफारिशों को जनवरी 2026 में जारी अंतिम यूजीसी नियमों में शामिल नहीं किया गया है। बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी है, लेकिन नियम बनाते वक्त संतुलन और निष्पक्षता भी उतनी ही अहम है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक पायल तडवी और रोहित वेमुला की माताओं की मांगों और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद फरवरी 2025 में मोदी सरकार और यूजीसी ने ड्राफ्ट यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पेश किए थे। इन मसौदा नियमों को दिसंबर 2025 में शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, जहां समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद एक सर्वसम्मत रिपोर्ट सौंपी। दरअसल दिग्विजय सिंह शिक्षा से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। इसी समिति को दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार व यूजीसी को सौंपी थी। दिग्विजय सिंह का आरोप यही है कि उनकी अध्यक्षता वाली समिति की कई अहम सिफारिशों को अंतिम नियमों में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद ये राजनीतिक और छात्र आंदोलन से जुड़ा विवाद खड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि संसदीय समिति ने नियमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई ठोस सुझाव दिए थे, जिनमें शामिल थे भेदभाव की परिभाषा का दायरा बढ़ाना, केवल SC/ST ही नहीं बल्कि OBC छात्रों और अन्य हिताधिकारों के खिलाफ उत्पीड़न को भी शामिल करने की सिफारिश। दूसरा, दिव्यांगता को भी भेदभाव का आधार मानने का सुझाव। तीसरा, इक्विटी कमेटी की संरचना पर सवाल। समिति का मत था कि केवल एक महिला और एक SC/ST सदस्य पर्याप्त नहीं है। चौथा, 50% प्रतिनिधित्व की सिफारिश। इक्विटी कमेटी में SC/ST और OBC समुदायों की भागीदारी 50% के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हो सके। संसदीय समिति ने यह भी कहा था कि भेदभावपूर्ण कृत्यों की एक स्पष्ट और व्यापक सूची नियमों में शामिल की जाए। जाति आधारित भेदभाव के मामलों का वार्षिक सार्वजनिक खुलासा हो। फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए जाएं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में जारी अंतिम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में झूठे भेदभाव के मामलों पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया। ये फैसला यूजीसी ने अपनी मर्जी से लिया, न कि संसदीय समिति की सिफारिश पर। उनका कहना है कि इसी वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, झूठे मामलों पर सजा का प्रावधान हटाया जाना, जिससे फर्जी शिकायतों की आशंका बढ़ी है। अंतिम नियमों में केवल SC/ST और OBC को ही भेदभाव का संभावित शिकार मानना, जिससे यह संकेत जाता है कि भेदभाव करने वाले केवल जनरल कैटेगरी के छात्र या फैकल्टी ही हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि सामान्य वर्ग को इस सूची से बाहर रखने का फैसला भी यूजीसी ने खुद लिया। इसका संसदीय समिति की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा और दायरा तय करने से न केवल पीड़ितों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि नियमों के दुरुपयोग और झूठे मामलों की आशंका भी कम होगी। उन्होंने साफ कहा कि संसदीय समिति की अनदेखी से उपजा ये विवाद अब यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को ही सुलझाना होगा। इस पूरे विवाद पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कलराज मिश्रा ने कहा कि यूजीसी के नए नियम संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। शिकायत निवारण और इक्विटी समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होना चाहिए। यदि इन खामियों को दूर नहीं किया जाता तो नियमों में बदलाव किया जाए या इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले SC/ST का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है कितनी सही है ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए, कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया गया जो गैर संवैधानिक।
वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के नई इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देश भर में विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और राजनीतिक दलों के बाद अब ये मुद्दा मोदी और अमित शाह सरकार की नीतियों पर व्यापक आलोचना का कारण बन गया है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए ऑथर संदीप देव ने अमित शाह की पोस्ट जिसमें लिखा था, जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कायम रखने में विफल रहती है या उसके अनुयायियों को निराश करती है, वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। आजादी के बाद सनातन परंपराओं के अनुयायी लंबे समय तक ऐसी सरकार की प्रतीक्षा करते रहे जो सनातन धर्म को उचित महत्व दे और उसके सिद्धांतों के अनुसार शासन करे। संतों के आशीर्वाद से ऐसी कोई सरकार जो सनातन अनुयायियों को निराश करे फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। इसके जवाब में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि माननीय गृह मंत्री जी अपनी पार्टी और अपने शासन काल के बारे में बोल रहे हैं शायद। आखिर संघी सरकारों से अधिक सनातन धर्म और सनातन धर्मी हिंदुओं का विनाश किसने किया है? जरा निम्न तथ्यों पर गौर करें। उन्होंने लिखा कि जातिवाद मंडल कमीशन का निर्माण और लागू कर हिंदू समाज में विभाजन की शुरुआत की, SC/ST एक्ट लागू करना, मजबूत करना और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटना, यूजीसी के जरिए विश्वविद्यालयों में जातिवादी आग लगाना, मंदिर मूर्तियों का विनाश, मंदिरों पर सरकारी कब्जा, मुस्लिम ईसाई तुष्टीकरण का सारा रिकॉर्ड तोड़ना, ओबीसी कोटा में मुस्लिम ईसाई को भरपूर लाभ दिलाया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटकर हिंदू समाज में गहरे विभाजन की लकीरें खींची, शंकराचार्यों का अपमान किया और नकली शंकराचार्य खड़े किए, समलैंगिकता को कानूनी बनाया, विवाह के बाहर के अवैध संबंधों को कानूनी बनाया, कश्मीर घाटी में गौ हत्या को कानूनी बनाया, बीफ एक्सपोर्ट में भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया, तीर्थ में व्यक्ति को और भगवान को कॉरिडोर में बिठाया, नवपंथ भीमयान के पंच तीर्थ स्थापित किए, तीर्थ यात्रा को पर्यटन में बदलकर मंदिर तीर्थों का आर्थिक दोहन कर उसका पैसा तथा कथित अल्पसंख्यक कल्याण में झोंका, विदेश की धरती जर्मनी से हिंदू श्रद्धा के केंद्र मूर्तियों का उपहास उड़ाया। हिंदू सनातन धर्म को मिटाने के लिए इन सबसे बड़ा और क्या प्रहार होगा? और ये सारा क्रेडिट संघियों की अब तक की सभी सरकारों को जाता है। हाँ, संघियों की ये सरकार सनातन धर्मियों को आपस में बांटकर, लड़ाकर, लूटकर उसे मिटाने की सारी सीमा पार कर चुकी है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पहले क्या थे और अब क्या बदलाव किए गए हैं और आखिर विवाद क्या है। तो सबसे पहले क्या था? जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कोई केंद्रीय यूजीसी इक्विटी नियम नहीं थे। शिकायत तंत्र बिखरा हुआ था। SC/ST के अलावा ओबीसी, जनरल कैटेगरी, दिव्यांग और अन्य समूहों के लिए स्पष्ट सुरक्षा नहीं, भेदभाव की परिभाषा और झूठी शिकायत पर कार्रवाई स्पष्ट नहीं थी। अब जो बदलाव हुए हैं वो ये है कि पहली बार यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू किया गया है। हर विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी अनिवार्य होगा। SC/ST और ओबीसी को भेदभाव से सुरक्षा मिलेगी। शिकायतों की औपचारिक जांच प्रक्रिया तय की गई है। अब इस पर विवाद क्यों हो रहा है? तो दरअसल झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया है। जनरल कैटेगरी को नियमों से बाहर रखा गया है। समितियों में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। संसदीय समिति की कई सिफारिशें शामिल नहीं की गई। समस्या भेदभाव रोकने की मंशा नहीं, समस्या है नियमों का असंतुलित और अधूरा होना। साफ तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली, भेदभाव रोकने के लिए कड़े नियम जरूरी हैं। दूसरी, लेकिन झूठी शिकायतें रोकने का तंत्र भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा, समितियों में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस ने उच्च शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ पहली बार एक केंद्रीय ढांचा तो दिया, लेकिन झूठी शिकायतों पर कार्रवाई, सभी वर्गों का समान सुरक्षा और संसदीय सिफारिशों की अनदेखी ने इन नियमों को सुधार के बजाय विवाद का केंद्र बना दिया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।